रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डिसीजन जो है वो कैबिनेट जो कमिटी होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की वो लेती है। फिर इस डिसीजन को प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मीन्स बोल देते हैं तो फॉर्मल हो जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद जो एमपीज होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको समन किया जाता है कि भाई आप सेशन के लिए आ जाइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पार्लियामेंट सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में मिलेंगे तभी तो कानून बनेंगे, तभी तो ये चेक एंड बैलेंस चेक हो सकता है कि गवर्नमेंट ने क्या फंक्शनिंग कर रही है, नेशनल इश्यूज को ले रहे हैं ये या नहीं ले रहे हैं। एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी, जैसे अब मान लीजिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया कि फ्री वैक्सीन्स मिलेंगी, तो अगर वो फ्री वैक्सीन्स नहीं देते, अब सेशन होते, तो फिर उनसे सवाल पूछे जाते, अलग अलग स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर है वो उनसे क्वेश्चंस पूछते कि आप हमें दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं। तो एक डेमोक्रेसी के लिए पार्लियामेंट्री मीटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी टॉपिक में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी, जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आप उसके आंसर भी या तो अपनी नोटबुक में लिखा कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा कीजिए, ठीक है। अगर आप इंटरेक्ट करेंगे तो उससे जो आपकी लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। रेंगमा नागाज जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें भी ऑटोनॉमस काउंसिल दो। तो ये कहाँ के हैं, एक तो ये ध्यान रखना है, रेंगमा नागाज कहाँ के हैं, आसाम के हैं, दे आर नॉट फ्रॉम नागालैंड। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आता है। तो इसके अंदर इंडिया एंड चाइना इकट्ठे हैं। G20 में इंडिया चाइना इकट्ठे होते हैं। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और चाइना होते हैं। तो वर्चुअल मीटिंग हुई, 2 स्टेटमेंट्स इशू की गई। क्या कहा गया, एक तो मीटिंग्स हुई है फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, दूसरी क्या स्टेटमेंट आई, ब्रिक्स जॉइंट स्टेटमेंट, ताकि मजबूत किया जा सके, रिफॉर्म किया जा सके ये मल्टीलेटरल सिस्टम। तो ये दोनों आप स्टेटमेंट्स, अगर जैसे मान लीजिए ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ आता है मेंस के अंदर, तो अगर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो चाइना ने क्या कहा, चाइना ने यही कहा कि ब्रिक्स कंट्रीज ओपन हैं, इंक्लूसिव हैं, सबको विन विन है, मीन सभी जीतते हैं, कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स या कोई कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं होता यहाँ पे। ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एंड ये अलग कंट्रीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज से। यहाँ पे मल्टीलैटरलिज्म है, मल्टीलेटरल कॉपरेशन है, ठीक है। सबके पर्पस जो हैं उस स्ट्रेस द नीड कि भाई यूएन चार्टर में जो पर्पसेस लिखे गए हैं, जो प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं उनको फॉलो किया जाए। कोई एक्सेप्शनलिज्म नहीं है, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। ये बात देखिए चाइना कह रहा है जो खुद इतना डबल स्टैंडर्ड है। देन देखिए ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या सजेस्ट करती हैं, ये सजेस्ट करती हैं कि चाइना जो है वो क्वाड के अगेंस्ट है। कल मैंने क्वाड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, एक एस्पिरेंट ने आंसर किया, वेरी गुड। एंड सही आंसर था कि मैंने आपको बताया था यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसके अंदर इंडिया भी है। तो अगर आप इसका देखेंगे ना तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल की तरह है, जिसको जो चाइना है वो नाटो कहता है, ठीक है, कि आसियान मीन्स ये नाटो बना रहे हैं मुझे टैकल करने के लिए। तो ये बिलीव करते हैं चाइना कि ये जो ग्रुप बनाया जा रहा है ये हमारे खिलाफ बनाया जा रहा है, तो इसलिए ये इन्होंने इस तरीके की बातें कही। अब हम ब्रिक्स जान लेते हैं। तो ब्रिक्स मैंने नेम आपको पहले ही बता दिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2001 में इसका जो आइडिया था वो जेम ओ नील ने दिया था। पहले 4 ही इकोनॉमीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना थी। 2006 में एक फॉर्मल मीटिंग हुई, साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया, तब इसकी जो फुल एक्रोनिम है वो क्या बन गया, ब्रिक्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रोटेशन के बेसिस पे चेयरमैनशिप डिसाइड होती है। देन देखिए इनका मेन एम क्या है, कॉपरेशन करना है। ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 मीन्स डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करनी है, गवर्नमेंट एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर एंगेजमेंट करनी है, सिविल सोसाइटी एंड पीपल टू पीपल एंगेजमेंट भी करनी है। देन इंडिया एंड ब्रिक्स के बारे में बात करने को आए तो देखिए ब्रिक्स जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की आवाज़ उठाता है, खास करके साउथ वाली कंट्रीज़ की, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज़ के राइट्स के बारे में बात करता है। एंड ब्रिक्स जो है वो काउंटर टेररिज्म का एजेंडा सबसे ऊपर रखता है, क्योंकि टेररिज्म कहीं के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। अब हम फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऑपरेशन पेंजिया 14। तो ये एक फेक ऑनलाइन फार्मेसीज, देखिए एक रिपोर्ट आई है इंटरपोल के बारे में, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे जो चौकसी थे जिनके लिए रेड नोटिस इशू किया गया था, तो ये नोटिस इशू करते हैं अपनी जो कंट्री है। तो अगर मान लीजिए इंटरपोल कुछ किसी क्रिमिनल को या किसी को पकड़ने के लिए बात कहता है तो सीबीआई अपनी इंडिया की काम करती है।
इन्होंने क्या कहा कि 92 कंट्रीज़ में ऐसी वेबसाइट्स चल रही हैं एंड मींस गलत तरीके से कोविड के टाइम पे ऑनलाइन फार्मेसीज फेक बनी हैं, जिन्हें बंद करना होगा। ये लोग इलिसिट मेडिसिन एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं। तो करीब 1,13,020 ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि ऐसा काम कर रही हैं, जिन्हें क्लोज करना होगा या रिमूव करना होगा। एंड इस पहले भी 2008 में एक ऑपरेशन आया था पेंजिया करके, अब ये आया है ऑपरेशन पेंजिया 14 करके। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देन देखिए जीआई सर्टिफाइड मैंगोज न्यूज़ में है 16 जो वेराइटीज़ हैं मैंगोज़ की, जिसमें से 3 जो हैं वो बहरीन को एक्सपोर्ट की गई, वेस्ट बंगाल से एंड बिहार से। इसमें ये नाम ध्यान रखिएगा, एक तो जरदालू बिहार की, लास्ट ईयर भी हमने की थी। एक है आपकी खिरसापति एंड एक है आपकी लक्ष्मण भोग, ये बंगाल की है। ठीक है, खिरसापति एंड लक्ष्मण भोग, इसका नाम अगर कुछ और प्रोनाउंस करते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। देन देखिए CESL दैट इज कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड एंड लद्दाख ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि जो लद्दाख की टेरिटरी है उसे क्लीन बनाया जा सके, ग्रीन बनाया जा सके। एंड देखिए एनर्जी से रिलेटेड है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, ये वाली जो लिमिटेड है, मीन्स कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देन देखिए सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, ये नीति आयोग एंड पिरामल फाउंडेशन ने लॉन्च किया है 102 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि कम से कम 20 लाख सिटीजन को होम केयर सपोर्ट देना है। यहाँ पे क्या है, जैसे जो लोकल लीडर्स हो गए, सिविल सोसाइटीज़ हो गई, ये लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, डीएम के साथ मिलकर काम करेंगे एंड जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ के लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ताकि घर में उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके। देन देखिए युवा, ये हमने पहले भी किया था, ये एक स्कीम है जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई कुछ अच्छा लिखता है तो जो ऑथर हैं, ठीक है, खासकर जो 30 साल से कम की एज के हैं, उनको जो हमारे इंडियन कल्चर के बारे में, लिटरेचर के बारे में कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनको क्या करनी है, मेंटरिंग करनी है, उनको हेल्प प्रोवाइड करनी है। सो थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। सेम टॉपिक्स आप इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहाँ पे क्विज प्रैक्टिस कीजिए, मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा देखिए अगर आप 10 जगह से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत हैक्टिक हो जाएगा। मेरी वीडियोज़ को फॉलो कीजिए, ये कंप्लीट हैं, फुल फ्लैश्ड हैं। एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो जून से आप कंटिन्यूटी में रख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड आई विश कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे एंड चैनल को बढ़ाएंगे आगे। सो थैंक यू। सो रेंगमा नागाज कहाँ के हैं, आसाम के हैं। एंड इन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैं उनको लिखा है कि हमें भी एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाकर दो एंड हमारा जो कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल है उसको आप टेरिटोरियल काउंसिल के अंदर अपग्रेड करें। ठीक है, इशू क्या है, देखिए जब कोई ऑटोनॉमस काउंसिल बन जाती है तो काफ़ी सारी इनको फ़ायदे होते हैं एंड वो अभी हम देखेंगे भी कि इशू क्या है और डिमांड्स क्या हैं। जो आसाम गवर्नमेंट है, एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ था कार्बी आंगलोंग बेस्ड मिलिटेंट आउटफिट्स के साथ, जिसका नाम था NSCN-IM। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि कोई भी एग्रीमेंट जिसके थ्रू रेंगमा नागमास को विक्टिमाइज करने की कोशिश की जाएगा या उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इशू ऑफ फोकस में इसलिए आया वो कार्बी एंगलोंग की वजह से। एंड ये आपने ज्योग्राफी में भी देखे होंगे, कार्बी एंगलोंग जो वहाँ पे नेशनल पार्क भी है, तो यहाँ पर इनको रेंगमा हिल्स कहा जाता है। एंड क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ से बाहर से आते हैं एंड इनके जो एरिया है उसको डिवास्टेटिंग करने की कोशिश करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। फिर जो रेंगमा हिल्स थे 1963 में इन्हें बांट दिया गया, किस किस के बीच में, आसाम एंड नागालैंड के बीच में। क्योंकि आपने मैप देखा होगा तो नॉर्थ ईस्ट के मैप में जैसे ये आपका आसाम है तो यहाँ पे त्रिपुरा है, मिजोरम है, आसाम है, नागालैंड है, तो ये लगते हैं। आसाम एंड नागालैंड के बीच में जो रेंगमा हिल्स थे उन्हें क्या कर दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। जब नागालैंड स्टेट बनाई गई थी 1963 में ही नागालैंड स्टेट जो थी वो बनी थी। अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको 6 शेड्यूल के अंदर मिलेंगी, AMTM दैट इज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्योंकि इन एरियाज़ में काफ़ी ट्राइबल एरियाज़ हैं जो कि शेड्यूल्ड एरियाज से काफ़ी डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट के अंदर ये एरियाज फॉल करते हैं एंड यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनानी है, रीजनल काउंसिल बनानी है तो वो बना सकते हैं। एंड हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होती है एंड गवर्नर
जो है उनकी बाउंड्रीज को मॉडिफाई या डिवाइड कर सकता है किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू। तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, किसी एरिया को उसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, कोई नई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट भी बना सकते हैं, किसी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का एरिया इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सभी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना, इंक्रीज करना, डिमिनिश करना, ऑल्टर करना, डिफाइन करना, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी तो कितने मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स, जिनमें से 4 जो होते हैं उन्हें नॉमिनेट कौन करते हैं, गवर्नर, एंड बाकी जो होते हैं वो चुनकर आते हैं, मींस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। एक सेपरेट रीजनल काउंसिल होती है, हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हर रीजनल काउंसिल जो होती है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट के नाम से होती है, रीजनल काउंसिल रीजन के नेम से होती है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होती है कि अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी। एक कॉमन सील जिसके थ्रू सभी चीज़ों पे ठप्पे लगाए जाते हैं, ठीक है, एंड कंपनी के नाम से किसी को स्यू किया जा सकता है, एंड कंपनी को भी स्यूड किया जा सकता है, एंड कंपनी भी किसी को स्यू कर सकती है। तो ऐसे ही ये काउंसिल भी काम करेंगी। सो ये था ये टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि जो एंटोनियो गुटेरस हैं ये अगले 5 साल के लिए दोबारा से सेक्रेटरी जनरल रहेंगे, क्योंकि इनके कंपटीशन में कोई दूसरा है ही नहीं। तो जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक यही सेक्रेटरी जनरल रहने वाले हैं। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल क्या है, तो यूएन चार्टर ने कहा था, यूएन चार्टर में लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी जनरल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उन्हीं के बेसिस पर काम होते हैं, एंड वही जो काम को करवाते हैं। जैसे अगर किसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूएन जनरल असेंबली ने, यूएन इकोसॉक ने, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, या कोई और यूएन ऑर्गन्स जो भी काम देती है तो वो इनको करवाते हैं, ठीक है। तो सेक्रेटरी जनरल का ये जो चार्टर है ये सेक्रेटरी जनरल को इतनी पावर देता है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल की अटेंशन जो है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ला सकते हैं, जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यहाँ पर कहा गया कि इन्हीं को ही, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में 193 मेंबर्स हैं, एंड 5 परमानेंट स्टेट्स मेंबर्स हैं इसके अंदर। वो जो 5 कंट्रीज़ हैं वो हमें पता ही हैं, वो अभी आ भी जाएंगी, एंड उसके अंदर भी क्या आलोचनाएं हैं वो भी शायद इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड किया गया हो, एंड वीटो वो लगा देते हैं एक तरीके से, तो वो भी हम देखेंगे। तो 5 परमानेंट मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। इश्यूज क्या हैं, इशू ये है, यूएन चार्टर देखो इनके कोई फंक्शन या जो पावर है वो क्लियरली नहीं बताता। जो सिलेक्शन है वो मेरिट या ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर नहीं होता। जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्रोनिज्म है, ठीक है, मींस अपने अपने करना, क्योंकि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल है तो इनके जो मेंबर्स होते हैं वो वीटो पावर यूज़ करते हैं। स्ट्रगल होता है, मींस उन लोगों के बीच में जो कंट्रीज़ पावरफुल है एंड वो कंट्रीज़ जो डेवलपिंग है। तो अब इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस भी लिखनी पड़ेगी। पीस कीपिंग में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। देन मीडिएशन का काम करते हैं, वो देखिए यहाँ तक कि कैसा मीडिएशन है जो आज तक भी जो इंडिया एंड पाकिस्तान है वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो पाया। इजराइल एंड पैलेस्टीन का अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट रहता है, इम्पार्शियलिटी रहती है, बट फिर भी इसके अंदर जो 5 परमानेंट जो कंट्री जो वो हैं तो उनकी प्रॉब्लम रहती है। अच्छा अब देखिए 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जैसे कि आपका ईस्टर्न यूरोप से हो गया, ठीक है, एक आपका लैटिन अमेरिका से हो गया, बाकी 3 आप बताएंगे, ठीक है। एक और मैं बता देती हूँ, चलिए आपका लैटिन अमेरिका और कैरेबियन हो गया, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप हो गया। आप बताइएगा कि क्या इसके अंदर अफ्रीका से भी मेंबर स्टेट्स हैं या नहीं है। नॉन परमानेंट स्टेट्स में अभी जो इंडिया था वो इलेक्ट हुआ था, इंडिया को किसकी जगह मिली थी, एंड ये भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। एंड जिसकी जगह मिली, क्या उसको इंडिया ने अभी किसी चीज़ में मालदीव्स के कंपैरिजन में सपोर्ट किया है या नहीं किया। तो इसको आप थोड़ा सा, अगर आप न्यूज़ को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं तो आई होप आप इसका आंसर कर पाएंगे, वरना मैं कल आपको इसका जवाब दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स अपोजेस एक्सेप्शनलिज्म। चाइना ने ये बात कही। देखिए अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई जिसके अंदर, हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। तो आज के करंट अफेयर्स हम करेंगे प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए।
वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। 10 जून 2021 के करंट अफेयर्स आज हम देखेंगे। एंड इसके साथ देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि आप इनसाइट्स की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर इसकी क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंस के क्वेश्चंस आप लिखकर देख सकते हैं, उससे आपका आकलन हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है, कितना आप रिटेन कर पाए हैं। ओके। एंड देखिए, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं कि मैं जो उनका कंपाइलेशन होता है वो पढ़ाऊँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपाइलेशन के लिए PDF यूज़ करने में प्रॉब्लम है, बिकॉज उसके लिए कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, तो हम उनका कंपाइलेशन नहीं यूज़ कर सकते। तो प्लीज़ आप ये PDFs फॉलो करें, ये सेम ही टॉपिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके सभी टॉपिक्स कवर कर रही हूँ एंड आई एम टेलिंग यू कि आप वहाँ पर जाके क्विज एंड मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 जून से हमने ये स्टार्ट किया है एंड आज 10 जून है, तो आपको रेगुलरिटी में वीडियोज़ मिलेंगी। चलिए, तो GS पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स करेंगे सबसे पहले, देन GS पेपर 3 के भी टॉपिक्स फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स हम करेंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है वो जुलाई में शुरू होगा, अभी जून चल रहा है। देन सेकंड, रेंगमा नागाज जो हैं वो अपनी एक ऑटोनॉमस काउंसिल की डिमांड कर रहे हैं, तो वो टॉपिक भी हम देखेंगे। किस तरीके से UN सिक्योरिटी काउंसिल ने जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, उनको ही सेकेंड टर्म के लिए ही एंडोर्स किया है, तो वो भी देखेंगे। एंड चाइना ने क्या कहा है ब्रिक्स से रिलेटेड, वो भी हम आज के करंट अफेयर के अंदर देखेंगे। प्रीलिम्स में देखेंगे ऑपरेशन पैंजिया 614 क्या है, GI जो सर्टिफाइड मैंगोज हैं वो क्यों न्यूज़ में है, CESL एंड लद्दाख ने एक MOU साइन किया है ताकि जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वो कार्बन न्यूट्रल बन सके, तो उसको भी हम देखेंगे। एक अभियान शुरू हुआ है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, तो इसको भी देखेंगे। युवा देखेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है ताकि जो यंग ऑथर्स हैं उनको मेंटर किया जा सके। एंड ये 75th एनिवर्सरी जो 2022 में मनाई जाएगी, क्योंकि 75 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इसी मंथ में। देखिए, अगेन आई एम टेलिंग यू दीज आर द सेम टॉपिक्स विच यू कैन रेफर ऑन द इनसाइट्स IAS वेबसाइट, बट इंस्टेड ऑफ टीचिंग यू द कंपाइलेशन आई एम टीचिंग यू एवरी डे। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। आप इसको टैली करके देख सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर देखिए, वेबसाइट पर क्विज प्रैक्टिस कीजिए, मीन्स के क्वेश्चंस कीजिए। बल्कि इसमें मैं आपके साथ और डिटेल के अंदर डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि कंपाइलेशन के अंदर थोड़ा स्पीडली पढ़ाती मैं इसमें भी स्पीडली हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव यही रहता है कि 20-25 मिनट्स में अगर आप उसको डबल स्पीड पर भी सुनेंगे तो आपके 10 मिनट्स के अंदर इट इज़ वेरी वेरी इजी कि आप 10 मिनट्स के अंदर सारे करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। ओके, सो दीज वीडियोज़ आर वेरी बेनिफिशियल, बट रेगुलरिटी की ज़रूरत है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं मॉनसून सेशन जो है वो पार्लियामेंट में शुरू होगा जुलाई में। 3 सेशन होते हैं। ठीक है, तो ये मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है जुलाई के अंदर, इसका शेड्यूल बना हुआ है। लास्ट सेशन जो था वो बंद कर दिया गया था। साइन डाइन क्या होता है कि नहीं पता कब शुरू होगा। ठीक है, तो मार्च 25 को हुआ था ये। एंड देखिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो 2 सेशन हैं उनके बीच में कम से कम 6 महीने का गैप, मतलब अगर जैसे मान लीजिए एक सेशन आज खत्म हुआ तो विद इन 6 मंथ दूसरा सेशन जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। तो ये जो पीरियड है, जैसे 25 जैसे ये शुरू होगा, तो अब जब शुरू होगा तो फिर ये 14 सितंबर को ख़त्म होगा। ठीक है, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने ये चलेगा। इससे पहले बजट सेशन आता है, वो बताइएगा कि वो कितने महीने का होता है। फिर विंटर सेशन आता है तो वो कितने महीने का होता है, तो आप इसको देखेंगे, आप बुक में देख सकते हैं, वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लगेगा। ठीक है, तो बजट सेशन जैसे आपने देखा होगा साल की शुरुआत में आ जाता है, फिर इसके बाद मानसून सेशन आता है, फिर विंटर सेशन आता है। आप टाइम पीरियड भी इसका देखिएगा। ठीक है, इसका तो आपने देख लिया 3 महीने हैं। तो बैकग्राउंड क्या है, देखिए, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ लास्ट ईयर से, क्योंकि मार्च में पिछले साल लॉकडाउन लग गया था, तो बजट सेशन तो आ गया था 2020 का, लेकिन विंटर सेशन जो था वो कट कर दिया गया था। और लास्ट ईयर जो मॉनसून सेशन था जो कि जुलाई में शुरू होना था, वो कब शुरू हो पाया, सितंबर में, ड्यू टू कोरोना इश्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 85 ये कहता है कि 6 महीने का गैप से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बीच में। हाउएवर प्लीज नोट, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि
कब और कितने दिन के लिए पार्लियामेंट मिले। ठीक है, जो आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें इसी तरीके से टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि कब और कितने दिन पार्लियामेंट मीट करे। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी स्पेसिफाई इसके बारे में नहीं करता। जो ये पावर है कि पार्लियामेंट अपने सेशन रखे कब नहीं रखे, तो ये सब गवर्नमेंट के पास